आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कुलपति महोदय प्रवेश कर रहे हैं हमारे मंच की ओर। आप सब लोगों से अनुरोध है कि करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करें। फूल आप लोग बैठे नहीं, खड़े रहें। हम अपने इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलगीत से। यह जन जन का विश्वविद्यालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान, सम्मान, पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोकसभा जी से और कुलपति महोदय से और सभी मंचस्थ गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करने का कष्ट करें और तत्पश्चात बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें।
अतिथि देवो भव। हम अतिथि का स्वागत करते हैं क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में अतिथि का महत्व ईश्वर के समान है, देवता के समान है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर किरण हजारिका समकुलपति इग्नू से अनुरोध करता हूं कि वे स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर किरण हजारिका। सबको नमस्कार। परम आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी, आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, सभी कुलपति महोदय, सभी निदेशक, सभी कुल सचिव, सहसचिव, शिक्षक एवं साथियों को प्रणाम एवं स्वागत करता हूं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और प्रखर राजनीतिज्ञ थे। हम सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनकी शिक्षा बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई हुई। दलितों के अवतार कहने वाला बाबा साहेब जी ने 1924 से ही दलितों के कल्याण हेतु एक संगठन बनाया था। साथ ही बहिष्कृत भारत समाचार नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था और बाद में मुक्तनायक पत्रिका का प्रकाशन भी आपने किया था। भारत की आजादी के बाद बनी पहली सरकार में पहले कानून मंत्री भी आप बने थे। दुनिया की सबसे लंबी लिखित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो माननीय बाबा साहेब का जो चरित्र हम सभी के प्रेरणादायक हैं। इग्नू गरीबों का एवं पिछड़ों को विद्या उपलब्ध कराकर बाबा साहेब के लक्ष्यों को साकार कर रहा है। इसी कड़ी में इग्नू द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण उनके प्रति इग्नू के समर्पण को प्रकट करता है। आइए हम सभी उनके बताए हुए रास्ते को अपनाएं और समाज को आगे लेकर जाएं। और आज उन्हीं की प्रतिमा का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष के कर कमलों से हुआ है। और आप श्री ओम बिरला जी का जन्म जो 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा के एक गांव में हुआ था। आप बचपन से ही राजनीति से प्रेरित रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं। आपने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से एम.कॉम की डिग्री प्राप्त की है। आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1987 में भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में की थी। 1997 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेवाईएम का कार्यभार भी आपने संभाले थे। 2003 में आप दक्षिण कोटा के विधानसभा समष्टि से पहले जीते थे और 2003 से लेकर लगातार 3 बार आपने दक्षिण कोटा विधानसभा सीट से विजयी रहे हैं। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार कोटा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और 17वीं लोकसभा के महामान्य अध्यक्ष चुने गए हैं। और आज हम सब हमारे इग्नू के इस परिसर में आपके आगमन से हम सभी इग्नूवासी जो शैक्षिक परिजन आज गदगद हुए हैं। और हम इग्नू परिवार की ओर से हमारे इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी की ओर से हम आपका भव्य स्वागत करते हैं इग्नू परिसर में और इस सभागार में, इस आयोजन में। और हमारे बीच में उपस्थित है हमारे प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, जो इस जो विश्वविद्यालय है, इस इग्नू विश्वविद्यालय का आप कुलपति जी है। और आपने इस विश्वविद्यालय को लगातार 10 साल आपने सेवा दी और एक प्रगति की एक अन्य मात्रा आपने प्रदान की है। और जिसके नेतृत्व में आज हमारे इस इग्नू के परिसरों में काफी कुछ बदलाव हो रहा है। और उन्हीं के प्रेरणा से आज हम इस भव्य सभागार का नामकरण भी हो गया है और इनके एक प्रतिमूर्ति का भी
अनावरण हो चुका है और मैं माननीय कुलपति जी को भव्य स्वागत करता हूं। और इस आयोजन के अध्यक्ष प्रोफेसर सत्यकाम जी को भी मैं स्वागत करता हूं। प्रोफेसर मनरूप सिंह मीना जी, जो उनकी सतत प्रयास से ये इस कार्य को सफल बनने में काफी सहायता मिली है और मैं प्रोफेसर मनरूप सिंह सर जी को भी मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता और स्वागत भी करता हूं। प्रोफेसर उमा कंजीलाल और प्रोफेसर सुमिता कुकरेटी और प्रो वाइस चांसलर और प्रोफेसर डॉक्टर महापात्र सर जी को भी मैं इसी अवसर पर स्वागत करता हूं और पंजीयक महोदय डॉक्टर आलोक चौबे जी को भी स्वागत करता हूं। सभागार में उपस्थित सभी संकायों के और प्रभागों के निदेशकगण, कुल सचिव और सहकुल सचिव सभी को मैं स्वागत करता हूं। साथ ही जो अध्यापक और अध्यापिका गण हैं उन सबको भी मैं स्वागत करता हूं और अधिकारीगण और उनके साथ आए हुए आमंत्रित परिवार के सदस्य गणों को भी मैं इसी मंच से स्वागत करता हूं और जितने भी आमंत्रित अतिथिगण हैं उन सबका भी मैं इसी अवसर पर स्वागत करता हूं और प्रेस मीडिया से आए हुए जो वार्ताकार बंधुगण हैं और विशेष करके जो ANI हैं और सांसद से टीवी जिसे इस आयोजन का लाइव कर रहे हैं और दूरदर्शन, इन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस अवसर पर हमें और एक प्रोग्राम होने वाला है जो हमारे जो सावित्रीबाई फुले की एक प्रतिमा का अनावरण भी होंगे और विश्वविद्यालय की जो हमारे कर्तृपक्ष है उन्होंने हमारे जो शोध एकक है जहां पे हमारा शोध कार्य होता है उस भवन का एक नया नामकरण भी होने जा रहा है जिसे सावित्रीबाई फुले भवन के नाम से जाना जाएगा और साथ ही उनकी एक प्रतिमा का भी अनावरण करने वाले हैं और जिनका जैसे सावित्रीबाई फुले को हम सभी जानते हैं जो भारत की प्रथम महिला शिक्षाविद है, समाज सुधारिका है एवं मराठी कवयित्री भी थी। सावित्रीबाई फुले ने लड़की और समाज के जो बहिष्कृत वर्ग है उनके लिए शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी थी। अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर आपने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से आज प्रोफेसर नागेश्वर राव जी की उपस्थिति और हम सबको साक्षी करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शोध केंद्र का नाम सावित्रीबाई फुले शोध केंद्र भी शोध केंद्र के नाम से होंगे और उसका केंद्र का नामकरण करेंगे, साथ ही एक उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और इनके साथ ही मैं सबको पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर हजारिका। इग्नू महासागर है, महासमुद्र है। इसकी एक अंजुरी लेकर थोड़ी सी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू का परिचय देने के लिए। Presentation please. लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, इग्नू के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, इग्नू के मेरे सहयोगी साथियों और आज के समारोह में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं संक्षेप में इग्नू के बारे में प्रस्तुत करूंगी। इग्नू का स्थापना 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। ये दुनिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जिसमें 35 लाख से अधिक छात्र हैं। इग्नू में 21 स्कूल ऑफ स्टडीज हैं और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस के लिए भारत में 69 क्षेत्रीय केंद्र, 2140 लर्नर सपोर्ट सेंटर और विदेशों में 25 विदेशी केंद्र उपलब्ध हैं। वर्तमान में 285 ODL और 44 ऑनलाइन कार्यक्रम चालू है। इसके अलावा हमारे 192 पाठ्यक्रम स्वयं पोर्टल में उपलब्ध है।
इग्नू का अपना टीवी चैनल ज्ञान दर्शन और 4 स्वयं प्रभा चैनल भी मौजूद है। इसके अलावा अपना 10 ज्ञानवाणी चैनल भी है। विश्वविद्यालय का मैंडेट है फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी और एफोर्डेबिलिटी। पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 13 लाख से अधिक छात्र विभिन्न कार्यक्रमों में दाखिला लेते हैं, जिसमें नए और पुनः पंजीकरण दोनों शामिल हैं। हमारे 285 प्रोग्राम में से 22% मास्टर डिग्री है और 12% बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम उपलब्ध है। लगभग 50% हमारे छात्र ग्रामीण क्षेत्र से हैं। लगभग 49% महिला छात्राएं शामिल हैं। हमारे छात्रों में से लगभग 13% SC, 6% ST, 27% OBC और 2% EWS छात्र सब अभी शामिल हैं। हमारे 11 केंद्रीय क्षेत्र में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ अपने भवन उपलब्ध हैं। हमारे कार्यक्रम NEP 2020 के सिफारिशों के अनुरूप है। भारतीय भाषा, कला और संस्कृति के बढ़ावा देने के संदर्भ में हमारे पास स्टैंड अलोन कोर्सेज हैं। स्नातक की डिग्री के छात्रों के लिए लगभग 18 क्षेत्रीय भाषाओं की कोर्सेज उपलब्ध है। लोकगीत और संस्कृति, ड्राइंग और पेंटिंग, आदिवासी अध्ययन, योगा, रंगमंच, कला, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, भारतनाट्यम, नृत्य आदि मास्टर्स और डिप्लोमा स्तर पर प्रोग्राम उपलब्ध हैं। हम मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षण का बढ़ावा दे रहे हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उद्योग लिया गया, जिसमें 13 भाषाओं में शिक्षण के लिए हमारे 4 स्वयं प्रभा चैनल को उपयोग किया गया। इसमें हम हर दिन 13 घंटा 13 भाषाओं में लाइव सेशन लेते हैं, जो BA स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। जनवरी 2022 से अब तक 4,300 से अधिक लाइव सेशन आयोजित किए चुके हैं। हम अपनी पाठ्यक्रम सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद कर रहे हैं। जैसे हमारे MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का प्रोग्राम हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमिल में भी उपलब्ध है। हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से भारतीय ज्ञान प्रणाली की भी बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि हिंदू अध्ययन, वैदिक अध्ययन, वास्तुशास्त्र, संस्कृत साहित्य में विज्ञान और भारतीय कलागन की क्षेत्र में प्रोग्राम उपलब्ध हैं। हम व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा में भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस दिशा में अग्निवीर के लिए बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। ये एक अनूठा कार्यक्रम है जहां 50% कवरेज सशस्त्र बलों के कौशल प्रशिक्षण के लिए है और अन्य 50% इग्नू पाठ्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाएगा। ये प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय, UGC, AICTE और NCVIT के मान्यता प्राप्त हैं। कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के साथ MOU साइन की है। इसके अलावा हम दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के साथ भी 30 करोड़ वर्कर्स के प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, DOPT, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा
दिल्ली और के राज्य सरकार, यूनिसेफ, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग और कई अन्य संस्थान संगठन आदि के साथ अकादमिक सहयोग है। इंटरनेशनलाइजेशन में भी हमने बड़ी प्रगति की है। हर साल लगभग 3,000 से 5,000 विदेशी छात्र हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ओडीएल प्रोग्राम के लिए 15 देशों में 25 विदेशी केंद्रों के साथ हम मौजूद हैं। हम विदेश मंत्रालय की ई विद्या भारती और आरोग्य भारती परियोजना में भाग ले रहे हैं, जिसके तहत हम 19 अफ्रीकी देशों में छात्रों को अपने ऑनलाइन प्रोग्राम उपलब्ध करवा रहे हैं। आईसीसीआर और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के साथ हम बेसिक हिंदी ट्रेनिंग प्रोग्राम विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक पहले बैच में 19 देशों में और दूसरे बैच में 29 देशों में ट्रेनिंग प्रदान किया है। स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए इग्नू का एक विशेष इंस्टीट्यूट स्ट्राइड उपलब्ध है, जो पिछले साल यूजीसी द्वारा एचआरडीसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। स्ट्राइड ने अब तक 50,000 से ज्यादा टीचर्स को एनईपी 2020 के बारे में ट्रेनिंग दी है और अभी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी ट्रेनिंग ऑफर कर रही है। ये ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्वयं पोर्टल और स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। इग्नू में अभी लगभग 13 प्रमुख रिसर्च प्रोजेक्ट्स मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य सूत्रों के द्वारा फंडेड चल रहे हैं। इग्नू का एनसीआईडी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति, आईआईसी मेंटर मेंटी योजना, युक्ति पोर्टल, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आदि इनिशिएटिव में शामिल है। इग्नू को एमओई का आर्या 2021 में सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन नॉन टेक्निकल कैटेगरी में पहला स्थान मिला। हमें 2021-22 के दौरान नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में 4 स्टार रेटिंग मिली। पहली बार इग्नू को एनआरएफ रैंकिंग 2023 में शीर्ष 10 केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों में स्थान मिला है, जिसका कुल रैंक अभी उच्च शिक्षा संस्थान में 151 से 300 के बैंड में है। इग्नू ने एबीसी पोर्टल में 6 सितंबर 2021 को पंजीकृत की। आज तक एबीसी पोर्टल में 20 लाख छात्रों के ऊपर छात्रों का एबीसी आईडी रजिस्टर किया गया है और 3 लाख छात्रों का एबीसी आईडी के साथ जुड़ा क्रेडिट डेटा अपलोड किया गया है। डिजी लॉकर पर अब तक कुल 31 लाख डिग्री अपलोड किए गए हैं। इग्नू ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के तहत में इन हाउस एलएमएस पर 44 ऑनलाइन प्रोग्राम और स्वयं पोर्टल पर 193 कोर्सेस उपलब्ध करा रही है। इग्नू स्वयं पाठ्यक्रम को क्रेडिट ट्रांसफर के लिए भारत भर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इग्नू के प्रमुख आईसीटी हस्तक्षेपों में ई ज्ञान कोश, डिजिटल रिपोजिटरी और ई कंटेंट ऐप शामिल है। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन और प्रशासन केंद्र, समर्थ पोर्टल के माध्यम से बैक ऑफिस संचालन और विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली, ऑनलाइन प्रश्न पत्र वितरण, आईग्राम पोर्टल माध्यम से ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल, हमारे पूर्व छात्रों के साथ जुड़ने के लिए एलुमनी पोर्टल और हमारे शिक्षक समुदाय के पहुंचने के लिए सोशल मीडिया की उपयोग काफी लोकप्रिय और शिक्षार्थियों के अनुकूल हस्तक्षेप है। इसके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूं। आप सबको धन्यवाद।
मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी से अनुरोध करता हूं कि अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रोफेसर नागेश्वर राव जी। आप सभी को प्रणाम। माननीय श्री ओम बिरला जी, अध्यक्ष लोकसभा, और आप सभी विद्वज्जन, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य, आमंत्रित अतिथि, पत्रकार बंधु, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने हम सबको आज समय दे करके अनुग्रहित किया है। उनका स्नेह और प्रेम ही है जिसके कारण से वो आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने के लिए यहाँ पर आए। मुझे मालूम है कि वो हर दिन बहुत व्यस्त हैं और अभी लोकसभा का सत्र भी शीघ्र ही शुरू होने वाला है, और इतने सरल और सहज हैं कि एक बार उन्होंने तिथि हम लोगों को दी भी थी, लेकिन हमने उनसे कुछ कठिनाइयां जब प्रस्तुत किया तो उन्होंने तुरंत तिथि भी परिवर्तित कर दिया। ऐसे सहज, सरल और महान व्यक्तित्व को विश्वविद्यालय परिवार प्रणाम करता है। उनको तो अभी तक मैंने 1 या 2 कार्यक्रमों में दूर से देखा था, उनके वक्तव्य को भी सुना था, और हम सब टीवी पर उनको देखते रहते हैं कि पूरे देश के संसद को किस प्रकार से लोकतांत्रिक ढंग से संपूर्ण प्रक्रियाओं को संपन्न कराते हैं। उनका व्यक्तित्व हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत सादगी के साथ हम सबके बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपका। हमारा विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। जैसा कि अभी उमा जी ने बताया कि 35 लाख हमारे वर्तमान छात्र हैं और 38 लाख पूरा छात्र हैं। बहुत बड़ा परिवार है, 73 लाख छात्रों का परिवार है और पूरे विश्व में फैला हुआ है। 57 हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, तो विदेश में हमारे 25 स्टडी सेंटर्स हैं। आज हमारी पहुंच 57 देशों में है, चाहे वह ई विद्या भारती के माध्यम से अफ्रीका के 19 देशों में हो, या हमारे परंपरागत स्टडी सेंटर्स के माध्यम से 15 देशों में हो, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के साथ 27 देशों में हो। हर जगह पर हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी शिक्षा व्यवस्था एफोर्डेबल है। अंडर ग्रेजुएट के छात्रों को हम लोग 5 से 6 हज़ार रुपये फीस पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं, पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, और हमारा प्रयास यह है कि उनको रोजगार परक, दक्षता परक और गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। हमारे यहाँ का जो पाठ्य सामग्री है उसका उपयोग ई कंटेंट ऐप के माध्यम से देश के वो लोग भी कर सकते हैं जो यहाँ के छात्र नहीं हैं। और अभी जो प्रस्तुतिकरण हुआ है उसमें बताया गया कि 22 लाख ई कंटेंट ऐप्स का डाउनलोड है, जिसमें पूरी पाठ्य सामग्री हमारी उपलब्ध है, जबकि कोरोना के बीच में यह संख्या केवल 2 से 2.5 लाख थी।
ई ज्ञान कोश एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसमें हमारे सारी पाठ्य सामग्री, सारे वीडियोस सबके लिए उपलब्ध हैं और सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं, वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठना चाहते हैं, उसमें भी उस सामग्री का प्रयोग करते हैं। हमने एक ऐसा तकनीकी आधारित प्रक्रिया अपना रखी है जिसमें हम अपने पूरा छात्रों से जुड़ सकें। केवल डिजिटल हमारा नेटवर्क फ्रेमवर्क है जिसमें बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके हमारे एलुमनी के रूप में रजिस्टर हो सकता है, हमारे पूरा छात्र के रूप में रजिस्टर हो सकता है। क्योंकि हमारी संख्या बहुत है, हम उस संख्या को इस परिवार के साथ जोड़ना चाहते हैं, देश के विकास के लिए उन सब का प्रयोग करना चाहते हैं। अभी जैसा कि बताया गया कि अग्निवीर देश के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से हम लोग मदद कर सकते हैं। दक्षता और ज्ञान दोनों का बेहतर ढंग से सम्मिश्रण हो पाए, उसके लिए जो 3 वर्ष का BA, BSc, BCom पाठ्यक्रम उनको उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त जो प्रशिक्षण है, जो ज्ञान है, जो कौशल है, उसको भी हम लोग मूल्यांकित करते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ का पाठ्यक्रम जिसमें हम लोग पुस्तकीय और एकेडमिक जो ज्ञान देना चाहते हैं वो भी हम लोग देते हैं। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवान इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इसी प्रकार से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो दक्षता के कार्यक्रमों में, विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता व्यक्त करता है। अभी हम लोगों ने BA संस्कृत, BA उर्दू, BA हिंदी और BCom में भी ये प्रयास किया है कि 25% दक्षता परक पाठ्यक्रम जो NSDC से हम लोग ले सकें, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन में हम लोग काफ़ी आगे हैं। मातृभाषा के शिक्षण की जब बात होती है, उसमें भी हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया जिसमें 4000 से ज़्यादा हमारी कक्षाएं लग चुकी हैं। BA के जो सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इन सभी विषयों पर मातृभाषा में यानी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, इसमें लगातार टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग छात्रों तक पहुंच रहे हैं। और जो एक बार वीडियो बन जाता है उसका हम लोग प्रयोग YouTube में डाल करके बार बार जो छात्र है वो उसका प्रयोग कर सकता है। अभी हाल ही में अंबेडकर चेयर जो विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ, उसमें हम लोगों को यह मैंडेट दिया गया था कि हम लोग जो SC के छात्र हैं उनको प्रशिक्षित करें और PSC में वे क्वालिफाई कर सकें। ये पहला वर्ष था और देश के लगभग 40 केंद्रीय संस्थान इसमें भागीदारी कर रहे थे। प्रीलिम्स के प्रथम प्रयास में 13 बच्चों ने पूरे देश में क्वालिफाई किया, उसमें इग्नू के 8 छात्र थे। सबसे ज्यादा संख्या में इग्नू के प्रशिक्षण से लोग प्रभावित हुए और उसी कारण से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस अब ये विचार कर रही है कि जो फेस टू फेस शिक्षण है उसके साथ साथ, पहले उन्होंने ये मैंडेट दिया था केवल फेस टू फेस प्रशिक्षण होगा, फिर अब वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी इस प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही है। ऑनलाइन में हमारे 44 पाठ्यक्रम हैं, उसको हम पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में हमारे बहुत से छात्र हैं। हमारा MBA का पाठ्यक्रम बहुत पॉपुलर है, MCA का पाठ्यक्रम बहुत पॉपुलर है। हमने अभी हाल ही में साइंस में 4 PG प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। हर वर्ष 15 से 20 प्रोग्राम्स नए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और इसीलिए अब हमारे UG और PG पाठ्यक्रमों की संख्या 100 हो गई है और 50 हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं। ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स 2021 के रेगुलेशन के बाद शुरू किए गए थे। आपका हमें आज आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। आपने सहर्ष हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आप हमारे अभी EMPC जाकर के हमारे छात्रों से भी बात करेंगे। उन्होंने स्वयं कहा कि हम आपके छात्रों से बात करना चाहते हैं। ऐसे सरल सहज व्यक्ति को हम प्रणाम करते हुए
अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा पल निर्मित होने जा रहा है जो हमारे विश्वविद्यालय के लिए और संभवतः भारत के विश्वविद्यालय के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए ये गौरव का विषय हो सकता है। मैं डॉक्टर संजय कांत प्रसाद को मंच पर बुलाता हूं, निदेशक राष्ट्रीय दिव्यांग अध्ययन केंद्र। आपने ब्रेल में प्रोस्पेक्टस बनाया है इग्नू का। मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि अध्यक्ष माननीय लोकसभा इसको लोकार्पित करें सभी जनों के लिए। आगे जा। यह प्रोस्पेक्टस चक्षु दिव्यांग जन के लिए सुगम और लाभदायक है। इससे चक्षु दिव्यांग जन बिना किसी की सहायता से विश्वविद्यालय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग अध्ययन केंद्र और खासतौर पर डॉक्टर संजय कांत प्रसाद को बहुत बहुत बधाई और हमारे कुलपति महोदय को भी बधाई, सारे विश्वविद्यालय को बधाई कि हमने एक और विरल, एक और मुख्य प्रगतिशील कदम उठाया। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार मेहरा जी को। आपकी एक पुस्तक द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का विमोचन और लोकार्पण करने का अनुरोध करता हूं मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर यह किताब निर्मित हुई है, उनके विचारों पर प्रमोद जी ने लिखा है। आइए प्रमोद जी, और प्रमोद जी की किताब लेके आए जो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि इसका लोकार्पण। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा का अवलोकन किया गया है। इसे अपने विजन से, अपने नजरिए से डॉक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार मेहरा ने लिखा है और ये समर्पित है राष्ट्र को, और इसे समर्पित कर रहे हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी और हमारे कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी और हमारे तमाम मंचस्थ गणमान्य जन। आप करतल ध्वनियों से इसका स्वागत करें। इस पुस्तक में प्रमोद मेहरा जी ने न केवल डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को प्रस्तुत किया है, बल्कि आधुनिक समय में जो चुनौतियां हैं, आधुनिक समय में जो अवसर हैं, उन अवसर और चुनौतियों का भी अंकन किया है उन्होंने इस पुस्तक में। बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर मेहरा। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का अभिनंदन करें, और मैं अनुरोध करता हूं कि आप प्रस्तुत हों। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच इतने बड़े विद्वज्जन उपस्थित हैं और उनका स्वागत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। करतल ध्वनियों से स्वागत। ये तुलसी का पौधा है जो हमारी भारतीय परंपरा में शुद्धता का प्रतीक है। यह है बाबा साहब की प्रतिमा जो हम प्रतीक स्वरूप आपको प्रस्तुत कर रहे हैं।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये आपके लिए विस्मय और आश्चर्य का विषय है। आप अपना चित्र खुद देख सकते हैं। और मैं लक्ष्मण जी अगर हों तो मैं लक्ष्मण जी से अनुरोध करता हूं, अपने चित्रकार से जिन्होंने इसे निर्मित किया है। आ जाइए लक्ष्मण जी, ये मौका नहीं मिलेगा, जल्दी से आके अपना चित्र खिंचवाइए अध्यक्ष महोदय के साथ। आपने उनका चित्र बनाया तो अपना भी चित्र खिंचवा लीजिए। हमें जिसका बेसब्री से इंतजार है, जिसका हम इतने दिनों से हम सोच रहे हैं कि कब हम माननीय अध्यक्ष जी को सुनते तो रहते हैं लेकिन टेलीविजन पर, सामने कभी नहीं सुना, सामने कभी नहीं देखा। ये अवसर, ये शुभ अवसर, अलबेला अवसर जो हमें मिला है, अब हम उनके वचनों को सुनेंगे। मैं अपने माननीय अतिथि श्री ओम बिरला जी से अनुरोध करता हूं कि अपने अमृत वचनों से हमें संतृप्त करें। आदरणीय श्री ओम बिरला जी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नो के इस कैंपस में आज हम सब भारत के संविधान निर्माता और जिन्होंने इस समाज में समानता, न्याय, निष्पक्षता, एक ऐसा संविधान दिया जो आज हमारा तो मार्गदर्शक भी है, लेकिन दुनिया के लोकतंत्र देशों के लिए भी बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान उन देशों में लोकतंत्र को सशक्त करना और सामाजिक न्याय के आधार पर शासन चलाने की एक प्रेरणा देने का काम बाबा साहब का संविधान करता है। बाबा साहब ने इस देश के अंदर शिक्षा के अंदर, सामाजिक न्याय के अंदर सबको अधिकार देने के लिए उनका चिंतन, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनका सोच और उस परिस्थिति के अंदर किस तरीके से हम भारत को इस विविधता के अंदर एक रख पाएंगे, आज उनका दर्शन हम सबको प्रेरणा देता है। मुझे खुशी है कि आज इस विश्वविद्यालय के कैंपस में यहां के कर्मचारी, अधिकारी, प्रोफेसर सभी लोगों ने अपने आर्थिक सहयोग से आज बाबा साहब की इस मूर्ति को बनाया और बाबा साहब हम सबको नहीं, इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नए पुराने भविष्य में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको नई प्रेरणा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी और भारत को नई ऊंचाइयों पर लेने जाने के लिए उनको एक दिशा मिलेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो जन जन का विश्वविद्यालय है, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन को
शिक्षा के साथ, उसके ज्ञान के साथ उसको रोजगार से जोड़ना, उसके आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना और सरल तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चरित्र निर्माण के प्रति शिक्षा के लिए आज दुनिया में एक उदाहरण है। विश्व का एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसमें 35 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, और जैसा मुझे यहां के वाइस चांसलर श्री नागेश्वर राव जी ने मुझे बताया और बहन उमा जी ने पूरा विषय रखा विश्वविद्यालय के बारे में, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें चाहे सीमा के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति हो, चाहे जेल में बैठकर अपने जीवन को, सामाजिक जीवन को बदलने का लक्ष्य हो, चाहे पेड़ पर बैठा खेती कल्याण मजदूर काम करने वाला व्यक्ति अपने रोजगार के साथ साथ अपने जीविकोपार्जन करने के साथ साथ सुलभ रूप से शिक्षा प्राप्त कर कर अपने जीवन को बदल सकता है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, श्री किरण हजारिका जी, प्रो चांसलर श्री मनरूप सिंह जी मीणा साहब, श्रीकांत जी अभी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, यहां के रजिस्ट्रार आलोक चौधरी जी और सभी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आप सबके सामूहिक प्रयासों से केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी 53 देशों के अंदर आप इस विश्वविद्यालय के माध्यम से लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। मैंने एक प्रदर्शनी को भी देखा कि किस तरीके से इग्नू में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो अंडर ग्रेजुएट कर रहा है, उसने किस तरीके से डिजिटल के सेक्टर के अंदर, स्वरोजगार के सेक्टर के अंदर, ग्रामीण टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिले, महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार की दिशा के अंदर ग्रामीण लोगों को कैसे अधिकतम काम मिल सकता है, अंडर ग्रेजुएशन किया। कई विद्यार्थियों ने यहां से डिप्लोमा किया, कई विद्यार्थियों ने यहां से पीजी की, कई विद्यार्थियों ने यहां पर डिप्लोमा कोर्सेज किया। आज मैं उन सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और विशेष रूप से आज हम सबके देश के लिए भी गर्व का विषय है कि हमने भारत के अंदर शिक्षा को कौशल के साथ जोड़कर और किस तरीके से हम हमारी जनसंख्या, हम डेमोक्रेसी के बारे में जब चर्चा करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, डेमोग्राफी के रूप में हम सबसे बड़े हैं, और आज हमारी ये ताकत बनी है
कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र और इतनी विविधताएं वाला, इतने धर्मों वाला देश, उसमें 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हमने दुनिया के अंदर बताया कि किस तरीके से आजादी के बाद हमने लोकतंत्र के माध्यम से, चर्चा संवाद के माध्यम से भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किए और आज दुनिया के अंदर हमारे कुशल नेतृत्व के कारण ही दुनिया के हर आपदा चुनौतियों का समाधान भारत से निकल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निकल रहा है। और इसीलिए आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये हमारे कुशल नेतृत्व मोदी जी का ही सक्षम नेतृत्व। और इसीलिए मोदी जी ने कहा था, इस देश को अगर सक्षम बनाना है, कुशल बनाना है, तो हमें शिक्षा के साथ कौशलता लानी पड़ेगी, स्किल लानी पड़ेगी। और उन्होंने उस विजन के आधार पर आज भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अलग अलग सेक्टरों की स्किल को डेवलप करने का काम किया। क्योंकि आज का दिन हमारे लिए भी और देश के लिए भी हम उस विशेष दिवस को मनाते हैं जब हमने स्किल इंडिया प्रोग्राम की नए सिरे से शुरुआत की थी। और भारत के अंदर आज दूर दराज के गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर भी हमारे नौजवानों की कौशलता के कारण ही आज भारत के नौजवानों की सामर्थ्य, उनकी सोच, उनकी चिंतन के साथ उनका नया इनोवेशन करना, नया रिसर्च करना। और मुझे दिखा रहे थे भी किस तरीके से यहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने नए रिसर्च किए, नए इनोवेशन किए। कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसके अंदर उन्होंने नया इनोवेशन कर लोगों को सरलता से, सुलभ तरीके से जिंदगी की चुनौतियों को समाधान का रास्ता बताया है। और इसीलिए ये इग्नू विश्वविद्यालय का दो बड़ा महत्व हो गया। एक तरफ उसको काम करते हुए, अपने रोजगार करते हुए उसको शिक्षा देना, स्किल करना। और इसीलिए आपने इस मॉडल को इस तरीके से तैयार किया है कि वह यहां पर शिक्षा भी प्राप्त करे, रोजगार भी प्राप्त करे और उसके साथ साथ अपने नए रिसर्च, इनोवेशन, अनुसंधान की नई दिशा तय की है। रोजगार देने के कई मॉडल तैयार किए हैं। स्वरोजगार के आधार पर वो अपने पैरों पे खड़ा हो, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के साथ मिलकर आपने कई कोर्सेज बनाए। और इसीलिए इस विश्वविद्यालय का महत्व आज की तारीख में और बढ़ गया है। मुझे खुशी है, मैं विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय के उन सभी एकेडमिक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर आम जन तक शिक्षा पहुंचे, डिजिटल के माध्यम से पहुंचे, डिजिटल के बाद पत्राचार के माध्यम से पहुंचे और पत्राचार के बाद भी बदलते पाठ्यक्रम के अनुसार पाठन सामग्री उस तक पहुंचे। उसके लिए गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री तैयार किए। इसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। क्योंकि शिक्षा भी आज बदलते परिप्रेक्ष्य में बहुत प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए। हम हमारे देश के नौजवानों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें।
गुणवत्तापूर्ण के साथ उसकी स्किल्ड की शिक्षा दें और भारत के परिप्रेक्ष्य के आधार पर उसको अपनी भाषा की शिक्षा दें। इसलिए आपने क्षेत्रीय भाषा के अंदर भी और क्षेत्रीय भाषा के अलावा अन्य भाषा के अंदर भी आपको शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया। इसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जहां पर उसको स्थानीय शिक्षा के पाठ्यक्रम से पाठ्य सामग्री मिले, डिजिटल सामग्री मिले, उसके साथ साथ उसको बहुत सारी भाषा का ज्ञान भी हो और उसके साथ साथ आप विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर उनको अन्य भाषा का जो ज्ञान का अनुभव करा रहे हैं, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं। और इसीलिए ये विश्वविद्यालय एक ऐसा हायर एजुकेशन विद्यालय है जो सबके लिए सुलभ है, आम जन के लिए, जन जन का विश्वविद्यालय इसलिए कहते हैं। और जन जन का विश्वविद्यालय कि देश के तमाम क्षेत्र के अंदर यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं, SC ST के नौजवान, आदिवासी क्षेत्र के नौजवान महिलाएं, नौजवान युवक, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर के अंदर इस विद्यालय के पाठ्यक्रम नहीं पहुंचे हों। और मुझे आशा है आपने जिस तरीके के आपके विचार हैं कि समाज में सामाजिक परिवर्तन करने के लिए बाबा साहब का योगदान हम भूल नहीं सकते। बाबा साहब ने इस देश के अंदर संविधान नहीं, हर सेक्टर के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, जब आप उनके आर्थिक क्षेत्र के अंदर उनके विचारों को पढ़ेंगे, ग्रामीण इलाके के अंदर किस तरीके से उस समय हम शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचा सके, सामाजिक जन आंदोलन बन सके, अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा उसके जीवन को परिवर्तन कर सकती है, यह संदेश पहुंचाने का उन्होंने काम किया। और अपना जीवन, अपने जीवन दर्शन के आधार से देश का नौजवान प्रेरणा ले सके। और इसीलिए बाबा साहब का जीवन दर्शन हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। उसी के साथ साथ आपने सावित्री फूले जी के नाम से एक कैंपस के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय जब महिलाएं शिक्षा में नहीं जाती थी और हमारे यहां पर इतनी चुनौतियां थी, उस समय कितना वैचारिक रूप से उन्होंने संघर्ष किया कि आज हमें भारत को गर्व है कि हर क्षेत्र के अंदर, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, कोई सेक्टर नहीं, चाहे सीमा पर रक्षा करने का हो, चाहे फाइटर प्लेन उड़ाने का विषय हो, कोई क्षेत्र नहीं जहां हमारी महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। एक समय था जब महिला शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ता था, महिलाएं पढ़ने नहीं जाए उसके लिए रोका जाता था। और आज समय है कि दुनिया के अंदर भारत की महिलाएं समाज जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है और पुरुषों से आगे नेतृत्व कर रही है। ये भारत का बदलता आर्थिक सामाजिक जीवन है। और इसीलिए इस जीवन बदलने में इस विश्वविद्यालय की विशेष रूप से भूमिका है कि दूर दराज के अंदर बैठी कामकाजी महिलाओं को भी आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ताकि उनको डिग्री प्राप्त होने के बाद उनमें नया उत्साह आता है, फिर वह आगे की पढ़ाई करने की प्रयास करते हैं। शिक्षा उसके सामाजिक, आर्थिक, उसके जीवन परिवर्तन करने के लिए एक आवश्यक है। और इस विश्वविद्यालय ने जो
बहुत अच्छे प्रयास कर केवल 2 कोर्स चलते थे, आज 300 से ज्यादा कोर्सेज चलते हैं। एक नन्हे से पौधे के रूप से खड़ा कर आज विश्वविद्यालय वटवर्ष बन चुका है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका है। इसके लिए आप सबके सामूहिक प्रयासों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और हमारा प्रयास होगा कि हम समाज जीवन के अंदर शिक्षा के साथ साथ उसकी कौशलता, उसकी कुशलता, उसके ज्ञान और ज्ञान के साथ उसके अनुभव के साथ नए भारत के निर्माण में एक नई दिशा ये विश्वविद्यालय तय करेगा। आप सभी को शुभकामनाएं कि आप सबके सहयोग से आज बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, जो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को उनके वैचारिक, उनके जीवन दर्शन के माध्यम से उनको प्रेरित करती रहेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आपने सुनी एक जननायक की वाणी। जब जननायक बोलता है तो हम मंत्रमुग्ध होते हैं। आज भी हम मंत्रमुग्ध हैं, हम आप्लावित हैं उनके स्नेह से, उनके वचनों से, उनके दिशा निर्देश से, उनके मार्गदर्शन से, उनके प्रोत्साहन से। उनकी वाणी ने हमारा मनोबल बढ़ाया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं अध्यक्ष महोदय कि हम आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे और पूरी दुनिया में स्थापित हैं और स्थापित करेंगे। स्वागत में विदाई का अंश छिपा होता है। हम स्वागत से बढ़े थे, अब इस कार्यक्रम की विदाई की बेला आई है। आगे के कार्यक्रम और चलेंगे। मैं भारतीय परंपरा के अनुसार जिस तरह से हम स्वागत करते हैं उसी तरह विदाई भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। तो मैं अपने कुल सचिव प्रशासन डॉक्टर आलोक चौबे जी से अनुरोध करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें। धन्यवाद ज्ञापन एक तरीके से T20 मैच का आखिरी ओवर होता है। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा होता है और समय बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत महान विभूतियों का प्रति हमें धन्यवाद देना पड़ता है और प्रोग्राम को सफल बनाने में जिनका सहयोग है उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होती है। अगर कृतज्ञता व्यक्त करने में मेरे कुछ शब्द कम पड़ जाएं तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। इस सबसे प्रथम मैं आज हम जिन महान हस्ती के सम्मान में एकत्रित हुए हैं, बाबा साहेब के बारे में 2 उदाहरण जरूर रखना चाहूँगा छोटे से। दोस्तों, हम लोग रोज अपने वाहनों से यात्रा करते हैं और हम विभिन्न चौराहों से जाते हैं। अगर कहीं पे जो ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां 5 मिनट के लिए भी अगर बंद हो जाती हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसकी तुलना अगर हम देश की प्रगति, देश की गति से करें तो करोड़ों का देश, हजारों बोलियां, हजारों तरह का रहन सहन, इकोनॉमिक विविधता, इन सब के बावजूद, मजहब में भिन्नता, जातियों में विविधता, इन सब के बावजूद आज तक 70 साल से ऊपर हो गए। क्या हमारा देश कभी रुका है? चाहे देश या विदेश का कोई भी परिदृश्य रहा हो, चाहे हमने लड़ाइयां लड़ी हो, चाहे विदेश में हमारे रिसेशन आया हो, कोरोना की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन कहीं पे भी हमें आपस में कहीं वैमनस्य नहीं रहा है। इसके लिए हम किसको श्रेय देंगे? ये जानने के बाद हमें ध्यान आता है कि हमारा जो संविधान है, जो 395 आर्टिकल्स हैं, 22 अध्याय हैं, ये इसको बहुत बड़ा दे जाता है कि इतने वर्षों के बाद भी हम कम से कम सामाजिक रूप से पूरी तरह एक है और ये देश लगातार प्रगति करता रहा है। क्योंकि देश की प्रगति एक मैराथन यात्रा के समान होती है, इसका कोई अंत नहीं होता, अनंत मैराथन होती है।
और धीरे धीरे तेजी से चलते हुए आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और विश्व के बड़े बड़े निर्णयों में हमारे देश को हम बुलाया जाता है। हमारे देश की भूमिका प्रमुख रहती है हर जगह। जब भी कोई समस्या रूस यूक्रेन युद्ध रहा हो, हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण आंकी गई। ये सब प्रगति कहीं ना कहीं अगर इसकी नींव देखें तो हमारा संविधान है। तो ये उनके कार्य के प्रति मैं महत्व बताना चाहता हूं कि उनका जो उन्होंने जो हमें दिया है उसका महत्व कितना बड़ा है और क्यों हम उनको नवीन भारत का निर्माता कहते हैं। संविधान का निर्माता तो कहते ही हैं, नवीन भारत का भी निर्माता कहते हैं। दूसरी मैं एक चीज और उनके बारे में कहूंगा कि वो विलक्षणता, उनकी विलक्षणता के बारे में मैं कहना चाहूंगा। दोस्तों, अगर हमसे कोई दुर्व्यवहार कर देता है तो हम पता नहीं क्यों हमारे सामने उसी का चेहरा दिखता है। हम चाहते हैं कि इस दुर्व्यवहार का कोई बदला हो। हम व्यक्तिगत रिवेंज की भावना हमारे यहाँ कहीं ना कहीं रहती, क्योंकि हम लोग साधारण लोग हैं। हम लोग खुद नहीं कर पाए, हम ये सोचते हैं कि इसका बुरा हो जाए, ये हो जाए। अब जरा आप बाबा जी के बारे में सोचिए, जिनने नित्य प्रतिदिन क्या क्या अन्याय, क्या क्या दुर्व्यवहार, क्या क्या अपमान नहीं सहा। लेकिन एक विलक्षण हम में और उनमें असाधारणता का अंतर यह है, उन्होंने कभी व्यक्ति को रिवेंज में व्यक्ति को टारगेट नहीं किया। उनका टारगेट व्यवस्था थी और वो कभी अपने लक्ष्य से नहीं हटे। वो हमेशा उनका एक लक्ष्य था कि ये व्यवस्था का दोष है, ये व्यक्तियों का दोष नहीं, और एक ना एक दिन मैं ये व्यवस्था बदल के रहूंगा। और उन्होंने आगे चल के वो कार्य कर दिखाया। ऐसी महान विभूति जिसके कारण ये देश में हम आपसी सद्भाव और उसके सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते हैं, इतनी विविधता के साथ मैं शत शत नमन करता हूं आप विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। बाबा जी ने हमेशा इसके लिए अपना अस्त्र बनाया, शिक्षा को। आज के हमारे बच्चे तो थोड़े से में डेविएट हो जाते हैं, फ्लक्चुएट हो जाता है। अगर उनको थोड़ी सी परेशानी आए, उनकी शिक्षा की जो परफॉर्मेंस है उस पर असर आ जाता है। बाबा जी के बारे में सोचिए, उन्होंने नित नई संघर्ष किया, लेकिन अपनी शिक्षा के प्रति उन्होंने शिक्षा के महत्व को हमेशा आगे रखा। और इसीलिए आज इस शिक्षा के मंदिर में उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। और इस त्रिवेणी को पूरा करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकतंत्र का मंदिर होता है, उन्होंने इस पर्व में आकर उनका अनावरण कर इस त्रिवेणी को पूरा किया है। मैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कुलपति, हम सभी जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय को इतनी ऊंचाइयों पे लगातार अग्रसर करने में उनका क्या योगदान रहा है। वो रात दिन बड़ी सादगी के साथ लगे रहते हैं और सबसे बड़ी उनकी सहनशीलता ये होती है कि ऐसा भी संघर्ष आ जाए, आप उनके पास चले जाइए, आपको हल मिल जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी संस्थान को प्रगति के लिए, अगर उसके शीर्षस्थ अधिकारी आपकी हर समस्या तत्काल त्वरित रूप से दूर कर देते हैं। और हमारे हर कार्यक्रम को समय कितना भी कम हो, उनका सदा मार्गदर्शन रहता है और सदा हामी रहती है और हमेशा उनका सदा प्रोत्साहन रहता है। हम नित नए प्रेरणा उनसे लेते हैं। ऐसे हमारे कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे हर फंक्शन को, हर इस तरीके के पर्व को पूरी मेहनत से इसकी व्यवस्था का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे समकुलपति महोदय प्रोफेसर सत्यकाम जी, प्रोफेसर कांजीलाल मैडम, प्रोफेसर मीणा जी और प्रोफेसर हजारिका जी, मैं इनके प्रति भी अपना आदर प्रकट करता हूं कि इन्होंने इस प्रोग्राम को सफल कराने में, ना उपस्थिति से ज़्यादा इसको सफल बनाने में इसके जो बीच में रीढ़ का काम किया है, इसके लिए मैं इनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच कोई भी फंक्शन को और रोचक बना देता है जब हमारे बीच के कुछ लोग एक अपना अद्वितीय परफॉर्मेंस भी प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए आज जो ब्रेल में पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए प्रसाद साहब का, और जो बुक का जो बाबा साहेब पे जो बुक का किया, मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस फंक्शन को और रोचक बनाया। इसके साथ आज यहाँ जो भी उपस्थित मेरे से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर मैं लक्ष्मण जी का जिक्र नहीं करूंगा, जिन्होंने हमारे माननीय अतिथि महोदय का एक बहुत सुंदर चित्र बना के प्रस्तुत किया और इस प्रोग्राम को और रोचक बनाया। साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे डायरेक्टर्स, हमारे कुल सचिव, हमारे शिक्षकगण, हमारे अन्य अधिकारी, जो भी है कर्मचारी, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके
इस प्रोग्राम को सफल बनाया, मैं उनके प्रति भी अपना बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता प्रकट करता हूं। हमारे सुरक्षा विभाग के अधिकारी, हमारे सीएमडी के अधिकारी जिन्होंने यहाँ के पूरा मेंटेनेंस और सुरक्षा का ध्यान रखा, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मंच का संचालन तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, सर का हमेशा ही बहुत अद्वितीय रहता है, तो मैं सर के प्रति एक बार फिर कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अन्य में यहाँ उपस्थित जो भी हमारे मीडिया के साथी हैं, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। और ये आखिरी नहीं, ये सर्वप्रथम है कि उनसे ही इस देश की एक धारा बनती है, उनसे ही एक देश की विचारधारा बनती है। मैं उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता प्रस्तुत करता हूँ। अंत में जो भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोगी रहे, मैं उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनुरोध है राष्ट्रगान के लिए, आप लोग सब लोग राष्ट्र जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।